कहते हैं पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो हाथ मुजरिम को उस हद तक, वहां तक हाथ को पहुंचा के मुजरिम को पकड़ लेते हैं जहां तक एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इसलिए पुलिस की तारीफ जो है वो करते हैं आम जनता। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि हजारीबाग की रहने वाली अनु, जो कि खेल गांव न्यू नगर कॉलोनी में नई नवेली शादी हुई थी उसकी, और जिसके बाद 2 महीनों के बाद जो है उसकी बॉडी जो है उसके अपने ही पति के घर में जो है फंदे से लटकी हुई पाई गई थी। जिसके बाद जो है उनके परिजन मौके पर पहुंचे थे और पुलिस में जो है कंप्लेन कराए थे। किनके ऊपर? तो उनके ही सास, ससुर और जो पति थे, और साथ ही साथ जो उनके जीजा थे और उनकी जो ननद थी। अब कहानी यहाँ पर ये है कि 2 एपिसोड हमने आपको दिखाया। दोनों ही एपिसोड में जो है मामला विचाराधीन था। अभी क्या है कि एक मामला इसमें नया खुलासा ये भी हुआ, पता चल रहा है कि जो जीजा और जो ननद थी उसको जो है पुलिस ने लातेहार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था। हमने पुलिस से बात किया था, जो डीएसपी थे उनसे हमने बात किया था। उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज़ जो है ख़ास बात ये रही कि क्या किसी प्राइवेट ड्राइवर का इतना पहुंच पकड़ हो सकता है कि वो किसी को थाने से भी छुड़ा सकता है। ऐसा मामला आया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अभियुक्त है पति का जीजा सरकारी नहीं प्राइवेट ड्राइवर था, जो कि एक डीएसपी का गाड़ी चलाया करता था। रांची के ही डीएसपी थे, उनका गाड़ी वो चलाया करता था। जब पुलिस ने जो मृतिका है उनके सास, ससुर और पति को और उनके जो ननद और जो जीजा है उनको जब थाना ले गई थी, जिसके बाद जो है पीआर बॉन्ड पर जो है सास, ससुर को और ननद को छोड़ दिया गया था। जो मृतिका के परिजन हैं उनको ये पता चला बाहर से कि कोई ये बता रहा है कि कितना भी पावर लगा लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। जब पुलिस को ये बात पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें हत्या की बू आ रही है और यह आत्महत्या नहीं हत्या है, जिसके बाद पुलिस ने जो है जो जीजा फरार चल रहे थे, जो ननद फरार चल रही थी, उसको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उन्हीं के परिजन हमारे साथ हैं, जानते हैं अभी क्या है कि लड़का जेल जा चुका है और आप लोग बता रहे हैं कि सास ससुर भी फरारी में हैं, और जो उनके जीजा थे जिनके पैरवी के बदौलत जो है पीआर बॉन्ड पर पहली दफ़ा जब पुलिस सास ससुर को पकड़ के ले गई थी उनको छोड़ दिया गया था, अभी उनको जेल भेज दिया गया है। अभी तक पुलिस का कितना आप लोग को सपोर्ट और सहयोग मिल रहा है? पुलिस का सपोर्ट और सहयोग तो डे वन से ही था, पर बीच में कहते हैं एक लेवल वाइज की जो पुलिस होती है उसकी पोटेंशियल, उनकी कैपेसिटी एक लेवल तक ही होती है। तो उसके अकॉर्डिंग टू उस दिन तो वो 4 लोगों को गिरफ्तार करके लेकर के गए थे, पर पता चला कि वो जो डीएसपी साहब थे उनके प्रेशर के वजह से उनको बेचारे यहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उनको छोड़ना पड़ा। अच्छा। और वो बाध्य होकर के छोड़े, जबकि गुनाहगार तो चारों था, उसी के घर में डेथ हुई थी, चारों उसमें सम्मिलित थे, चारों के साथ तो मतलब चारों मिल करके षड्यंत्र रच करके उसकी मतलब मौत किए थे वो लोग, हत्या किए थे। तो हत्या किए थे, चारों गुनाहगार थे। लेकिन फिर भी वो एक लड़के को रख करके 3 को छोड़े थे। तो कहीं ना कहीं ऊपर से वो बोले कि मेरे पास दबाव आया था छोड़ने का, जिसकी वजह से मैं पीआर बॉन्ड पे छोड़ा। फिर जब ये बातें खुलासा हुई, फिर जब हम लोग आईजी लेवल में डीजीपी साहब के साथ गए, एसएसपी के साथ गए, तो उन्होंने फिर दिशा निर्देश दिया कि मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मतलब नहीं है, मुझे उस गुनाहगार से मतलब है, उस सब सारे को अरेस्ट करिए। उसके बाद देखिए 2 दिन में पुलिस अपने आप पे आई, तो 2 दिन में उसको गिरफ्तार करके लाई है। तो कहीं ना कहीं देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर ये पता चलता है कि हत्या है तो हम आगे गिरफ्तार करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने के चक्कर में पुलिस ने उनको छोड़ दिया हो। ये तो नीचे लेवल की प्रशासन जो थी वो उसकी सोच थी। अच्छा। पर जब लोग एसएसपी साहब से बात की तो उन्होंने सीधा हम लोग के सामने ही उनको फ़ोन किया, बोला कि मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मतलब नहीं है, मुझे उस गुनाहगार से मतलब है जो उसमें वहाँ पे थे, तो उन सारों को अरेस्ट करो, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखे तो उसमें भी खुलासा है कि उसकी बॉडी पे मार का निशान है, उसके साथ हाथापाई की, तो जाहिर सी बात है मार का निशान है, मतलब उसको मार करके लोग हत्या मतलब फांसी का स्वरूप देने का प्रयास किए थे। और सफलता ये वो लोग के हाथ में सफलता रही कि उसको मौत की घाट लोग उतार ही दिए। पर बच्ची बिल्कुल प्यारी सी थी, केमिस्ट्री में डबल एमएससी करी थी वो, और बड़ी लाल प्यार से उसके संपूर्ण परिवार उसको पाले थे। छोटी थी वो, 60-70 लाख खर्च करके पूरे शादी में उसकी धूमधाम से शादी में लोग किए थे।
तो मैं ऊपर वाले से भी कहता हूँ, ऊपर वाले भी हैं, इसकी इंसाफ वो करेंगे। मैं कहता हूँ 7 जन्म तक वैसे आदमी को मतलब कहते हैं ना कि उसके घर में नरसंहार होते रहे। भगवान इसके साक्ष्य में रहेंगे, वो करके दिखाएंगे। जिस तरीके से उस लड़की को तड़पा तड़पा करके उन्होंने मारा है, उसके पूरे खानदान में उस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। और हम लोग भी, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सारे को एकदम सफल प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा इसका कंक्लूजन देना है, ऐसा एक निर्णय तक पहुंचना है, ताकि आने वाले लोग कभी अगर कहीं इस तरीके का विचारधारा उसके मन में आए तो ऐसा करने से पहले 1000 बार वो सोचे। हम लोग एक समाज के लिए काम कर रहे हैं कि समाज में फिर इस तरीके की घटना घटित ना हो। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम सबों को हम लोग करके दिखाएंगे। तो अभी तो जो सास ससुर हैं, सास ससुर कहाँ हैं? अभी पुलिस उनको पकड़ रही है? रियली सास ससुर अभी तो फरार तो हैं ही। हाँ। और ससुर उसके पशुपालन विभाग में वरिष्ठ अधिकारी में है। अच्छा। और हम पुलिस से भी गुहार लगा रहे हैं। हाँ। न्यायाधीश से हम लोग गुहार लगाएं कि उसकी जॉब सबसे पहले सस्पेंड उनको करके और जॉब से उनको निष्कासित किया जाए। अच्छा, ये क्योंकि वो पैसे के बलबूते पे लोगों को मैसेज भी दे रहे थे कि अरे मेरे पास इतना पैसा है कि साल हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। वहाँ से उस तरीके के लोग बोल रहे थे हाँ। कि जिस दिन उसको पीआर बॉन्ड पे छोड़ा गया, हाँ। तुरंत वहाँ से वो लोग बोले कि देखो पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। पैसे के दम पे एक रात में हम अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को हम खुद निकल गए हैं। तो ऐसी मानसिकता, हाँ, ऐसी वो खुद से वहाँ से बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति की जो जॉब है ना, उसको एकदम इमीडिएटली उसको निष्कासित किया जाए। हम ऊपर से ऐसा गुहार लगाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जिस लड़के से शादी हुई थी उस लड़के को लगा हो कि मतलब कि काफ़ी सारा पैसा है, ससुराल में टॉर्चर करेंगे तो मिलेगा, अभी 70 लाख मिला है, आगे और मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर हम पूरे मामले में देखें तो लड़के और जो लड़के का बाप था उसको हो सकता है कि ऐसा मन में हो कि अगर हम टॉर्चर करेंगे तो मिलेगा और कुछ। आप सही कह रहे। एक्चुअली शादी सेट हुए 1 साल हो गया था। हाँ। और 1 साल में लड़का लड़की पूरे फैमिली में बात तो हो ही रही थी। और जिस एरिया की वो रहने वाली लड़की, वो कोल्डफील्ड एरिया है और वहाँ पे कंपनी ने लोगों की ज़मीन को एक्वायर किया। हाँ। और उसके एवज में वो पैसा देने की बातें की है। तो ये सब शायद उसके मन में चल रहा था। तो वो पूरी उस बच्ची से सारी जानकारी ले ली और लेने के बाद वो प्लानिंग करते गया। उसी के तहत में उस लड़की की मम्मी पे 3 उसमें से ये आपका फिक्स डिपॉजिट था। अच्छा। वो भी पेपर को बिना और किसी की इन्फॉर्मेशन का वो पेपर वहाँ से मंगवा लिया। अच्छा। उस बच्ची के फिक्स डिपॉजिट किसके नाम पे था? मम्मी के नाम पे था, पर नॉमिनी में वही छोटी बेटी के। अच्छा। छोटी बेटी डाला हुआ था। छोटी बेटी का नाम? हाँ, वही जो मृतिका है उसी का नाम डाला हुआ था। और वो फिक्स मतलब पूरा हो गया था, डिपॉजिट पूरा हो गया था। तो मैच्योरिटी मिलने वाला था। मिलने वाला था। उसके साथ साथ एक ज़मीन का जो कागजात था जो बच्ची के नाम किया गया था, हमारी पेपर आज तक वही ससुराल में रखा हुआ है। पर वो 2 महीने के अंदर, 2 महीने ही हुआ था शादी में, उसके बावजूद भी वो इतना प्रेशर कर दिया कि नहीं मुझे इसका पेपर चाहिए। फिर उस लड़की की बड़ी जीजा जी को यहाँ से जाना पड़ा और वो जा करके पेपर ला करके उस पेपर उसको हैंड ओवर करना पड़ा। तो इस मानसिकता के लोग वो थे। देखने में लग रहा था कि लालच है। और बच्ची बीच बीच में मम्मी को फ़ोन करती थी तो मम्मी को हमेशा बोलती थी कि मम्मी यहाँ पे कोई मेरा अपना नहीं है, हम आएंगे तो सारी बातें बताएंगे। इस तरीके की बातें वो किया करते थे। लेकिन हमें लगा कि बस कल परसों तो वो जाने वाली है, तो और ऐसे छोटी मोटी लोग कि घर में है तो नया नया शादी हुआ है, एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो हमने मैनेज कर लगा। वो खुल करके हम लोग को बताई नहीं। वो खुल करके खाली मम्मी से बात करती थी, लेकिन मम्मी को हमेशा बोलते थे कि जिया जी को नहीं बताना, तुमको मेरी कसम है, हम आएंगे तो तुम्हें बताएंगे। तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से दहेज के लोभी जो है वो भूखे भेड़िए की तरह होते हैं। भूखा भेड़िया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे समाज में लड़कियों को इसी तरीके से दहेज के लिए प्रताड़ित करके मारा जाता है। मारने के बाद जो है केस कोर्ट में चलता है, एविडेंस नहीं मिल पाता है, गवाह नहीं मिल पाता है, नतीजन जो है जो पति होता है, जो लड़का होता है जिससे लड़की की शादी होती है, वो छूट जाता है और फिर से एक नए तलाश में जुट जाता है कि कहाँ एक ऐसी लड़की मिलेगी जो धनाढ्य होगी और जिसे मैं अपने जाल में फंसाऊंगा, किसी तरह से मैं शादी करूंगा। और वो काम कौन करता है? एक मीडिएटर करता है। अच्छा, ये पूरे मामले में आप लोग बता रहे थे कि जो अगुआ था, वो अगुआ की भूमिका अभी क्या है, कहाँ है वो अगुआ उसी दिन जिस रात में ये घटना घटा उसी दिन से वो फरार है। अनिश कुमार नाम उसका है। अभी तक वो आया नहीं, जबकि थाना प्रभारी भी 2-3 दफ़े उसको फ़ोन कर चुका है। लेकिन उसके बाद भी वो अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं है। और उसका भी यह में योगदान है इस कांड में। अच्छा। जितना ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा उसके जीजा जी, उसकी बहन ली है, उतना योगदान उस अनिश का भी है। तो मैं प्रशासन से गुहार लगाऊं कि उस पर भी वो कार्रवाई करें। अच्छा, एफआईआर में आपने उसका नाम आप लोगों ने दर्शाया है क्या? नहीं, एफआईआर में तो दर्शाया तो नहीं है,
जब तक आप लोग एफआईआर में नाम नहीं दर्शाएंगे तो फिर पुलिस उसको कैसे विक्टिम वो तो पुलिस के साथ हम लोग फिर से दोबारा जाकर के उसका नाम पे एफआईआर करेंगे। यानी कि आप पुनर्बयान में आप लोग नाम दर्शाएंगे। पुनर्बयान में उसका नाम दर्शाना ही है, क्योंकि आज तक वो आया नहीं। उससे जब पूछा गया, जिस दिन उसकी डेथ हो गई थी, कुछ घंटे के बाद जब उसको फ़ोन करके पूछा गया तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, क्या हुआ है आप बताइए। और फिर जब किसी दूसरे व्यक्ति से हम लोग फ़ोन करवाए तो बोला कि हाँ, डेथ होने के बाद सुबह सबसे पहले वो मृतका का हस्बैंड जो है वो मेरे को कॉल किया था। अच्छा। तो फिर जब मृतका के जो परिजन थे इधर मायके वाले, जब उनको फ़ोन किए ना, तो बोलता कि नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं है। मतलब वो सारे झूठ जो छुपा रहा था, सारी सच्चाई को छुपा रहा था, मतलब इसमें उसका हाथ तो है ही। बिल्कुल। इसलिए आज तक वो अभी तक आया यहाँ पे नहीं है। देखिए, जितना दोषी जो है, लड़का है, लड़के की माँ है, सास है, लड़के की जीजा है, उसकी बहन है, उससे सबसे बड़ा दोषी जो है ये मीडिएटर है। इस मीडिएटर ने अगर इस लड़के से संबंध जोड़ने के लिए, यानी शादी करने के लिए अगर रिश्ता ना जुड़वाया होता तो शायद आज अनु जिंदा होती और अनु की शादी एक ऐसे परिवार में हो पाती जो परिवार कभी अनु को मारता नहीं। अनु महज 26 वर्ष की थी और उसने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं जो है एक उच्च शिक्षा हासिल की थी। अब ऐसे में बेटियों को लोग लाड दुलार से पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं और एक अच्छा दहेज की बात जो हो रही है, आप लोग पूरा शादी जो किए हैं, पूरे शादी में पता चल रहा है कि 60 से 70 लोग का एक बड़ा खर्च आप लोगों ने किया। तो ये पैसे कहाँ से आए? पैसे ये देखिए, उसके 5 जीजाजी थे, तो कुछ उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया और बाकी पैसा उसकी मम्मी ज़मीन बेच करके दी। जमीन बेच करके? हाँ, ज़मीन बेच करके दी। वो कॉलफील्ड एरिया की ज़मीन। कितना जमीन बिका होगा? बोलता है आई थिंक 12 से 16 कट्ठा के बीच में ज़मीन बेचा हुआ। 16 कट्ठा के, जबकि 4 डिसमिल का इकट्ठा होता है वहाँ पे। अच्छा। और इतनी और महंगी ज़मीन थी, उसको बेच करके उन्होंने दिया हुआ है। 64 डिसमिल जमीन ये बता रहे। कितना जमीन है? 64 डिसमिल।